जय हिंद बच्चों। कैसे हैं सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे होंगे आप, ठीक है ना? तो बच्चों, मैं आपके लिए ये रसायन विज्ञान के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उन करीब आपके जो बहु विकल्प 20 नंबर के आएंगे, तो मैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ आज आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये विज्ञान के फर्स्ट मतलब यानी क्या मतलब मेरा ये है कि जो केमिस्ट्री की है, मतलब उसमें 3 पार्ट में आएगी आपको। एक तो आएगा भौतिक, एक रासायनिक और एक जीव विज्ञान। तो आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलने हैं उसमें से। तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेनिफिट रहेंगे आपके लिए। तो मैं आपके लिए जैसे कि आज रसायन की और फिर उसकी लेके आएंगे, आपके भौतिक की लेके आएंगे आपके लिए, और आपके लेके आएंगे फिर जीव विज्ञान के, ठीक है? तो ये केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स है, ठीक है नहीं? ठीक है। तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्योंकि मैं आपके लिए यही क्लास मतलब कि क्लास से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आएगी आपकी क्लास से, ठीक है नहीं? तो चलिएगा, सबसे पहले इसका एक हम पहला विकल्प पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि देखिएगा बच्चों, हाथ के हाथ अपनी कॉपी पेन उठा लीजिएगा और खुद ही अपना टिक कीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा सही है। आप अपना आकलन कीजिएगा, ठीक है नहीं? देखिएगा, सबसे पहले कहता कि किसी जब किसी रास अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, किसकी? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा कि उसको क्या कहा जाता है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उससे क्या कहा जाता है? तो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा हमारे पास? ए। ए यानी कि अपचयन, ठीक है? ए यानी कि अपचयन। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों इसका? वो कहता है CaCO3, वेरी गुड, CO3 एरर, Ca+CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, उपर्युक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? आपको ये बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताइएगा, विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो फटाफट कीजिएगा, इसका कौन सा विकल्प सही होगा आपके पास बच्चा? अपघटन अभिक्रिया यानी कि सी, ठीक है। अब चलिएगा इसके नेक्स्ट सवाल पे। देखिएगा बच्चों, इसका तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है। तीसरा सवाल उसने कहा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, रेड कलर करते हैं इसका, ओके। चलिएगा, उसने कहा कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात है। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आया हुआ भी है आपका। तो बतलाइएगा फटाफट इसका कि किसका? अमोनिया NH3 का। तो अब बच्चों, मैंने ये आपका बहुविकल्प पहले उसमें भी था आपकी, जो मैंने एक वीडियो डाली है। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताइएगा। तीसरे का डी, वेरी गुड। अब चलिएगा इसका नेक्स्ट करेंगे। अब उसने कहा चौथा सवाल कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि इसने कहा साग सब्जियों को विघटित कर देना है और कंपोस्ट किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो चौथे का बताओ क्या होगा ये हमारे पास? ऊष्माक्षेपी, यानी कि जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ठीक है नहीं? मैंने देखिएगा बच्चों, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें से ऊष्माक्षेपी और संयोजन और ऊष्माक्षेपी, ये तीनों ही मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है क्योंकि इसकी आपकी परिभाषा भी दे सकता है कि इसकी परिभाषा बताइएगा। और देखिएगा, अब कितना मोस्ट लगा लीजिएगा, इस सवाल को आपने मोस्ट लगाइएगा कि इसने जित पाँचवा सवाल कहा हमसे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं इसके। पाँचवा सवाल वो कहता है छोटा भाई, चलिएगा, पांचवा सवाल इसका ये कहता है कि देखिएगा, जूम कर दिया मैंने, अब आप देखो सही दिख रहा होगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फटाफट बताइएगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CA
ओ, वेरी गुड, CaO। देखो संगमरमर का आज आज देखा होगा आपने, मतलब कि संगमरमर का जो है थोड़ा सा रंग फीका पड़ता जा रहा है, वो इसलिए पड़ता जा रहा है क्योंकि पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण। ठीक है बच्चों, अब चलेगा इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ताकि आपकी आज वीडियो ये लंबी होएगी, क्योंकि आपके में ये सोचिएगा मैं बहुत ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन लेके आया हूँ ये। अब देखिएगा उसके बाद छठा, उसने कहा कि निम्न में से कौन अवकारक है, निम्न में से कौन अवकारक है बताओ, यानी कि H2S, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा आपके 6 क्वेश्चन हो गए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, यानी कि 6 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, थोड़ा एक मिनट देखिएगा। अब कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो क्या कहलाता है ये, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण संख्या ये आपको निकालनी आनी चाहिए, दोनों ही मोस्ट है, मोस्ट लगा लीजिएगा। ऑक्सीकारक और ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकारक। ठीक है बच्चों, तो अब बताइएगा इसका क्या होगा आठवें का, कि निम्न में से कौन सी संख्या ऑक्सीकारक है। तो O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, यानी कि इसका कौन सा सही होगा हमारे पास, डी। कौन सा, डी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का नहीं होता दहन। तो इसमें से जो है आपका ये अवक्षेपण, यानी कि आपका डी नंबर सही है। निम्न में से कौन ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का प्रयोग होता है वो किस में नहीं होता, दहन में भी होता है, क्योंकि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन के अवशोषण में जरूरत होता, भोजन पकाने के लिए ऑक्सीजन, लेकिन अवक्षेपण में नहीं होता। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, अब वो 10वां क्वेश्चन कहता है हमसे कि समीकरण 2H2 + O2, यानी कि जल का सूत्र होता है H2O, कि 2H2 + O2 एरर 2H2 एक है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया या आपकी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, या अवक्षेपण अभिक्रिया या उदासीन। तो इसमें देखो ये दोनों संयोग द्वारा बनना है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ करके। ठीक है ना, तो दोनों को तो इससे याद रखना कि कैसी है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 11वां, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। उसने कहा कि भोजन का पाचन तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि जो भोजन होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि जो भोजन का पचना होता है और पकना। तो बच्चों अपचयन ऊष्माक्षेपी तो हो नहीं सकता, तो कौन सी बनी है आपकी अपचयन अभिक्रिया, यानी कि सी, 11 का सी। अब देखिएगा उसने कहा कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके का स्वाद कैसा होता है आपको पता ही होगा इसका कैसा होता है। तो सिरके में हमेशा पाया जाता एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये मोस्ट सवाल है क्योंकि ये ज़्यादा बार पूछा भी जाता गया है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि वह कौन सा, आपका 13वां क्वेश्चन, कलर चेंज करते हैं इसका, 13वां क्वेश्चन है इसका, कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल होते वे क्षार होते लवण होते या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो होता है, इसमें से आपका होता है क्षार, यानी कि नीले लिटमस को, जो लाल लिटमस को क्या काम कर देते, नीला कर देते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसने कहा कि निम्न में से भक्षक नहीं है, निम्न में से भक्षक नहीं है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसका 14 नंबर का क्वेश्चन है। उसने कहा कि निम्न में से कौन
भस्म नहीं है, यानी कि इनमें से बताना हमको कि भस्म क्या नहीं है। तो बताइएगा, क्या CaO या NaOH या NaCl या Na2CO3? तो फटाफट बताइएगा कौन सा होगा इसका, बताओ फटाफट। अच्छा, NaCl, ठीक है बच्चों, NaCl यानी कि सी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों, चलिएगा। वो क्या कहता है हमसे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन निम्न में से कौन उदासीन पदार्थ है। यानी कि हमें बताना है कि उदासीन पदार्थ कौन उदासीन पदार्थ है। चीनी, टूथपेस्ट, सिरका या टमाटर का रस। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चीनी, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वें नंबर का सवाल है हमारा, कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। अम्लीय ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड या परोऑक्साइड या क्षारकीय ऑक्साइड। तो बताइएगा फटाफट कौन सा होगा इसका आंसर, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड, यानी कि डी, ठीक है बच्चों। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, 17वें नंबर का क्वेश्चन, कि धोने का सोडे का आणविक सूत्र क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा इसको इसको हम कलर चेंज करके बताएंगे आपको कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, 17 नंबर का। इसने कहा कि हमको बताना है कि धोने का जो सोडा होता है उसका आणविक सूत्र क्या है, यानी कि उसका धावन सोडे का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसका होता है Na2CO3 10H2O, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सी। क्या है इसका आंसर, सी, ठीक है, सी, यानी कि Na2CO3 10H2O, ठीक है बच्चों। आया समझ आपके। यदि भाई आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने साथ के सभी बंदों को भेज दीजिएगा, और मतलब इसको वीडियो को सेंड कीजिएगा, ताकि ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा 18वां सवाल। उसने कहा कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। आपको पता भी होगा कि आपने को मधुमक्खी ने काटा होगा या मच्छर ने काटा होगा, ठीक है। तो जब मच्छर या मधुमक्खी काटते हैं तो आपने देखा होगा कि एक छोटा सा निशान सा बन जाता है, जिसको आम की भाषा में कहा जाता है कि दाफड़ पड़ना, थोड़ा मांस उठ जाता है, तो उसके अंदर जहर होता है उसका, ठीक है। तो अम्ल छोड़ता है। तो उसने कहा कि वह अम्ल बताओ कौन सा है जो काटने के बाद जलन से महसूस करता है और दर्द भी होता है। तो बताइएगा कौन सा होगा इसका आंसर, यानी कि मैथनोइक अम्ल या थेनाइक अम्ल या एसिटिक अम्ल या ऑक्सलेजिक अम्ल। तो बेटा होता है मैथिलिक अम्ल, यानी कि इसका ए। अब चलेगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम इसके। आज आपकी ये वीडियो लंबी हुई है क्योंकि आपके 100 से भी ज़्यादा 100 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके। देखिएगा, इसने बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट दिया। फिर इसने चींटी के अम्ल में बहुत ज़्यादा मोस्ट है वैसा बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोटेट मत हो गई। इसने कहा, देखिएगा, इसने कहा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताइएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल, ठीक है। नहीं, अब नेक्स्ट के 20वां क्वेश्चन, के अम्ल Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। किसका बताना है, जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक, ठीक है बच्चों। और शुद्ध जल का बताओ तो फटाफट किसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसने तुरंत दिया कि शुद्ध जल का क्या होता है हमारे पास, शुद्ध जल का भी हमारे पास यही होता है, क्या होता है, 7 होता है। 7 से अधिक Na2CO3 और 7 यानी कि किसका होता है एग्जैक्ट हमारे पास, यानी कि शुद्ध जल का, ठीक है। उसने कहा हमारे शरीर में किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। यानी कि हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड होता है उसमें पीएच मान होता है, तो उसकी परास जो हो किसके बीच में होती है, आपको वो बताना है।
तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 7 से 8 तक। देखिएगा आपको ये 3 क्वेश्चन है। पीएच मान कितना होता है सुजल का, शरीर के अंदर पीएच मान कितना होता है, ठीक है ना, और Na2CO3 के अंदर कितना पीएच मान होता है। मैंने आपको तीनों चारों क्वेश्चन बता दिए, तो सब देखो 7 पे ही आके रुके, ठीक है नहीं। तो आई होप आपको अच्छा लग रही होगी क्लास, तो लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 22 क्वेश्चन हो चुका है, अब इसके चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, चलिएगा। वो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल मैथेलॉन ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। आपको बताना है कि रंग पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है या नीला हो जाता है। तो फटाफट दीजिएगा इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर पीला हो जाता है, ठीक है नहीं। अब दूसरी बार नेक्स्ट क्वेश्चन कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रयोग होता है। वो जो दंत मंजन जो आप सुबह ब्रश करते हो ना, उसका स्वाद कैसा होता है वो आपको बताना है। कौन से किस तरह का होता है वो, क्षारीय होता है, ठीक है नहीं। अम्ल होता था खट्टा होता है ना, तो कैसा होता है, क्षारीय। अब बताइएगा, देखिए फिर एक मोस्ट सवाल आपका आया है कि अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कितना होता है। अब तक आपने बताया, देखो ब्लड का पूछ रहा था वो, अब इसने पूछा कि अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए 5.6 से कम का होता है, ठीक है बच्चों। देखो कि आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसने कहा किस निम्नलिखित में से 26वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, आपको पता है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट तो नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस वाला सवाल है जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है नहीं, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चल गया ना कि किसके कारण होती है ये, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल पे देखिएगा, इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम करते हैं क्या आपको तो कोई प्रॉब्लम ना हो। लिटमस विलियम बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। यानी कि जो लिटमस होता है वो बैंगनी रंग का किस में होता है जो आपको नहीं, तो लाइकेन के पौधे में होता है बेटा। किसके पौधे में, लाइकेन के पौधे में, ठीक है। अब नेक्स्ट में, अब देखिए फिर मोस्ट सवाल, वेरी मोस्ट, कि नींबू के रस में पीएच मान कितना होता है। ये पीएच मान वाला आपको 101% आपसे ज़रूर पूछेगा, हम लोग पूछ ले, ठीक है नहीं। तो आपको सभी को याद कर लेना है। तो नींबू के रस में आप पीएच मान बताओ फटाफट कितना होता है, ठीक है ना, 14 होता है, ठीक है ना, कितना, 14 होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, टार्ट्रेट टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस किस में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल जो होता है बच्चों, वो किस में पाया जाता है हमारे पास, यानी खट्टा टार्टरिक जिसको बोलते हैं। टार्टरिक से हम याद रखिए कि वो मतलब टार्टरिक क्या है, मतलब इमली। इमली कैसी होती है, खट्टी होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा हमसे बैंकिंग, 30वां क्वेश्चन, कि बैंकिंग पाउडर का मिश्रण होता है किसका, बैंकिंग पाउडर का मिश्रण किसका होता है, टार्टरिक अम्ल और NaHCO3 यानी कि डी, ठीक है। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, बैंकिंग लेते हैं, ठीक है। अब आप, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो बच्चों, आज आपकी क्लास बहुत लॉन्ग होने वाली है, तो आप सभी बच्चे अपना ध्यान पूर्वक से देखिएगा। इनको 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूट के नहीं जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा इसका 31वां क्वेश्चन, तो वो कहता है नीला तोता, यानी कि नीला तोता जिसको बोला जाता है क्या, तुथिया, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा भी है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है हमारे पास CaCuSO4 5H2O। अब फिर वही एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका नेक्स्ट सवाल यानी कि 32वां, कि टूथपेस्ट यानी कि जो आप ब्रश करते हैं कैसा होता है, यानी कि अम्लीय होता है। अम्लीय तो होने वाला है नहीं, देखो जाहिर सी बात है कि अम्लीय तो होएगा नहीं, और उसके बाद उदासीन हो नहीं सकता। इनमें से जब देखिएगा विकल्प आपको कैसे चयन करना, जैसे टूथपेस्ट आ गया, आपको नहीं पता अम्ल होता है तो खट्टा होता है, ये यहाँ पे कैंसिल। और जब इनमें से भी से ये भी कट गया, उदासीन हो सकता नहीं, तो क्या हल क्या बचा, क्षारीय, ठीक है नहीं। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट, अम्ल और भक्षक
भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं ये? तो आपको पता है कि प्रबल अम्ल तो हो नहीं सकते, ठीक है, प्रबल अम्ल तो हो नहीं सकते, और क्या होगा फिर, क्षारीय हो सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचे अब दो विकल्प, एक यानी कि लवण, प्रबल अम्ल भी नहीं होना, जब क्षार ऊपर का कट गया तो फिर क्षार भी, ये भी कट गया, तो खाली क्या बचा आपके पास, लवण। अब देखना इसमें से आपको पता है कि आपका एक सूत्र लिखा हुआ है, Na2CO3 5H2 होता, Na2CO3 10H2 होता, हमने पढ़ा है, लेकिन ये वाला सवाल ये मोस्ट है, 34वां क्वेश्चन इज द वेरी मोस्ट। तो हमने ये पढ़ा है Na2CO3, अभी आप जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि Na2CO3 इंटू 10H2 ये किसका सूत्र है, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपके हम 34 सवाल करा चुके हैं, 34 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। अब हमारा 35वां ऑब्जेक्टिव है, बेस्ट मोस्ट है। उसने कहा निम्न में से उपधातु कौन सी है, निम्न में से उपधातु कौन सी होती है, आपको पता है Ge जो होती है ये हमारी उपधातु होती है, ठीक है बच्चों। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये वही क्वेश्चन है जो मेरी पहली वीडियो है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, फटाफट बताओ। आपको मैंने बता रखी है कितना बेटा, 26, वेरी गुड। उसने कहा निम्न में से किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है, मैंने आपको बताया था ये 25 क्वेश्चन आपको मिक्स क्लास है, जिसको बोल सकते हैं मार मैराथन क्लास है आपके ऑब्जेक्टिव की, यानी कि जिसमें आपके केमिस्ट्री के लिए लेके आया हूँ मैं। तो आप बताइएगा ये कौन कौन सा सही होगा इसका, 37 का, कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन या कॉपर। अब बताइएगा फटाफट कौन सी है वो, ठीक है। 37वें का आपका बी, यानी कि ए बी, ठीक है। थोड़ा सा निम्न, उसने कहा फिर 38वां सवाल कि निम्नलिखित में से में कौन धातु का सुचालक है, धातु का जो सुचालक है वो कौन होता है। अगर ग्रेफाइड होता है यार, सल्फर भी नहीं होता, क्लोरीन भी नहीं होता, आयोडीन भी नहीं होता, आयोडीन ये क्या है, यानी कि इसमें धातु चल सकती है, तो कैसे होता है, ग्रेफाइड होता है ना, सेल बोलते हैं जिसको। तो अभी जब फिजिक्स के लेके आऊँगा तब देखना, उसमें धुआंधार कमाल मचा देंगे, धमाल बिल्कुल। अब देखिएगा उसने कहा नेक्स्ट, अब देखिएगा 39वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु धातु चमकीली होती है। अब बताओ चमकीली कौन सी होती है, सल्फर होती है, कार्बन होती है, आयोडीन होती है, ब्रोमीन होती है, फटाफट आंसर दीजिएगा एकदम एकदम फटाफट बताइएगा कौन सा आंसर होगा इसका, सी आयोडीन, ठीक है ना, जो चमकदार चमकीली होती है धातु, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 40वां क्वेश्चन। तो 40वां क्वेश्चन कहता है निम्न इसकी चाकू से, अरे देखो कितना घुमाया है भाई सवाल को, निम्न में से किस चाकू से काटा जा सकता है, इसी भाषा को उसने पहले आपको सूत्र दिया और आपको रिला दिया, तो सर जी वही तो है, ये कोई और थोड़ी ना है, लिथियम, ठीक है ना। सिलिका क्या है, 41वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या है ये, उपधातु है, कौन सी हमारी धातु है, हमारी उपधातु है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके, उसने कहा कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस को बनाता है, जिसको यानी कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता, इन दोनों का मिश्रण अगर हम कर दे तो ये कौन सी गैस का निर्माण करता है, ये H2O हाइड्रोजन का निर्माण करता है। निम्न में से 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि 43वें का हमारा आंसर बताइएगा फटाफट, यानी कि जो ज़्यादा विक्रियाशील है तो वो क्या है हमारे पास, यानी कि कॉपर, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा अभी तक आपके आधी क्लास भी नहीं हुई है, ठीक है ना। अब वही क्वेश्चन आ गया फिर कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, आपने अभी मेरी पहली वीडियो में अगर किसी ने नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 44वां क्वेश्चन है बच्चों। तो बताइएगा 44वें का कौन सा आंसर सही होगा आपके पास। आपको पता है कि मैंने आपको ये पता है कि कितना होता है, यानी कि सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 होता है। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कैसी अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो बताइए कि द्रव्य में कौन सी होती है, सिलिकॉन, चांदी, लोहा या मरकरी। तो आपको पता ही होगा कि कौन सी होती है, वो मरकरी होती है, ठीक है नी। नेक्स्ट उसने कहा विद्युत अपघटन
में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? एनोड, कैथोड या दोनों? पहला ए विकल्प एनोड में, बी कैथोड पर, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? इनमें से एनोड। ठीक है नहीं, किस पे? एनोड पे। अब नेक्स्ट करिएगा 47वें पे। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? आपके क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और धनायन बनाते हैं, तो वे होती है हमारी धातुएं। क्या होती है? वे हमारी धातुएं। ठीक है नहीं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा बच्चों, अभी तो हम 50 नहीं पहुंचे। अब देखिएगा नेक्स्ट 48वां। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? कहने का मतलब इसका कि उपधातु कौन कौन है। तो 48 का फटाफट आंसर दीजिएगा कि 48 में क्या होगा, यानी कि डी। क्या है हमारे पास? Sp। ठीक है नहीं। तो उपधातु का पता चल गया ना आपको। अब देखिए, अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। क्या बनाता है ऑक्साइड जल में घुलकर? बताइएगा फटाफट, क्या बनाता है? देखो बच्चों, ये बनाता है हमारे पास अम्ल। क्या बनाता है? अम्ल। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? यानी कि जो सबसे कम गलती है, तो वो बताइएगा फटाफट। कौन सा हो, कौन सी धातु वो होती है हमारे पास? यानी कि सोडियम Na। ठीक है नहीं। उसके बाद उसने कहा बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क में होता है? यानी कि अयस्क में जो होता है, तो वो बॉक्साइड किस में होता है? तो फटाफट आंसर दीजिएगा एकदम। तो वो होता है हमारे पास एल्युमिनियम में। किस में? एल्युमिनियम में। ठीक है बच्चों। चलिएगा अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 52 क्वेश्चन पे। वो कहता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो बताओ फटाफट, कौन सी सबसे क्रियाशील धातु होती है? 52 का क्वेश्चन है। तो कौन सी होती है? Na, सोडियम। ठीक है नहीं। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है? अभी तक क्या अधिक क्रियाशील जो होती है, वो कौन सी धातु होती है? वो होती है सी, यानी कि कॉपर। ठीक है बच्चों। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है कि कायोलाइट अयस्क है, यानी कि तांबा है, लोहा है, मैग्नीशियम है या एल्युमिनियम है? तो बच्चों इसका कौन सा होगा हमारा आंसर? फटाफट बताइएगा, कौन सा होगा इसका आंसर हमारे पास? डी, यानी कि एल्युमिनियम। ठीक है ना। अब उसने कहा पीतल एक धातु है, यानी कि 5। अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, यानी कि 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो वो कहता है हमसे कि पीतल कैसे धातु है? एक हमारे पास मिश्र धातु है। ठीक है बच्चों। अब इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 56 का क्वेश्चन है। आभूषण बनाने वाला, ये वही 24 कैरेट सोना होता है, पहला ही है। अब देखिए, उसने कहा कि लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किस प्रकार का लेप किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि लोहे से बचाने के लिए आपको किस चीज़ का जाता है? लास्ट देलपन का यूज किया जाता है। ठीक है नहीं, उससे बचाने के लिए हमको। अब इसका 58 नेक्स्ट क्वेश्चन 58 वो कहता है ताम्र व टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? यानी कि उसको क्या कहा था? कांसा कहा जाता है। क्या कहा था? कांसा। अब उसका नेक्स्ट सवाल वो कहता है कि सीसा और टीन एक मिश्र धातु है। तो बताइएगा फटाफट इसका, यानी कि सोल्डर है, स्टील है, गन स्टील है या उप धातु है? तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा आपके पास? जल्द से जल्द नेक्स्ट, यानी कि सोलाइड। ठीक है ना। देखो बच्चों, हमने ये आपके 60 क्वेश्चन की तरफ करा चुके हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। कार्बन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां, यानी कि 60 क्वेश्चन कि कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होती है हमारे पास? कार्बन एक ऐसी है अधातु है। कार्बन की संख्या क्या होती है? अब देखो, उसने जस्ट कहा कार्बन की कितनी होती है? 6। हीरा और ग्रेफाइड, नेक्स्ट यानी कि 62। हीरा और ग्रेफाइड कार्बन का क्या है? समस्थानिक है या समवायी है, बहुलक है या रूपक है? बताइएगा फटाफट, इसका कौन सा आंसर है कि ये अपरूपक होता है। ठीक है। नेक्स्ट में 63, निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक होता है?
सहसंयोजी यौगिक कहते हैं जो दूसरे साझा करके इलेक्ट्रॉनों को बनाते हुए हमारे सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। कैसे यौगिक कहलाते हैं हमारे? सहसंयोजी यौगिक होते हैं। तो वो क्या होता है हमारे पास? NaCl होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके पहुंच चुके हैं 64 क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, यदि आप पहले हों, यानी कि आपने अगर पहली बार देख रहे हैं आज क्लास। तो अब देखिएगा नेक्स्ट, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? एक अणुसूत्र और विभिन्न यानी कि संरचना वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? तो वो यौगिक क्या कहा जाता है? समविभीय। ठीक है नहीं? ठीक है बच्चों, सी इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन में होता है O2, तो जाहिर सी बात है उसमें कितने होंगे हमारे पास? बी, यानी कि 2 ही होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजन बनते हैं? यानी कि Na2, यानी कि 66, यानी कि इसका 66 का क्या होगा हमारे पास? नाइट्रोजन N3 होता है, तो 3 होते हैं। ठीक है नहीं? अब देखिएगा, हाइड्रोजन न के दो परमाणु के बीच किस प्रकार का बंध होता है? तो बच्चों हमारे पास इस प्रकार के बंध में क्या होता है? हमारे वो जो होता है एकल बंध होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन न के दो परमाणु के बीच में किस प्रकार का बंध होता है? एकल बंध होता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बन लिपि ग्रुप को प्रतिकारक कौन होता है? यानी कि 68 का क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास? CO3। ठीक है, अब प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? वो क्या था हमारे साइंटिस्ट? व्हीहोल लेर ने। ठीक है नहीं? अब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है मेथेन, एथेन, यानी कि पहला विकल्प मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा एथिलीन, या चौथा डी एथनाइन। ठीक है नहीं? तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? यानी कि एथनाइन। ठीक है नहीं? अब देखिएगा, एथिल अल्कोहल का आयुपेशीय क्या नाम होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इज द वेरी मोस्ट, यानी कि एथनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है नहीं? बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये। ठीक है बच्चों, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा कि CHO अभिक्रिया के मूलक को क्या कहता है? बेटा जो आयुपेशी का सिंबल होता है ये। ठीक है नहीं? यानी कि CHO के अभिक्रिया मूलक को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। ठीक है ना? एल्डिहाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ठीक है नहीं? आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हाइड्रोजन कार्बन। ठीक है नहीं? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है 75 का हमारा क्या होता है? C2H4। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? देखिएगा, H2 हो नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास? C6H12O6। ठीक है नहीं? इसके 2 विकल्प आगे हैं, तो वे इसके नहीं है, मतलब वे रॉन्ग है, और जो उसका बी विकल्प सही है हमारे पास। 77वां क्वेश्चन, वो कहता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, 78 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? तो C2H4। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ब्यूटेन में कितने समायवी संभव हैं? ठीक है ना? ब्यूटेन में कितने समायवी संभव है? तो 79 का क्वेश्चन पर आंसर दीजिएगा। तो कितने होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं। कितना? 2 होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें से कार्बन कार्बन परमाणु के 3 आबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं?
त्रिबंध आवंत जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे पास? एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए बच्चों, हम थोड़ा सा स्पीड से खींच रहे हैं क्वेश्चन में, क्योंकि आपकी वीडियो ताकि लेंथी ना हो, क्योंकि आजकल के बच्चे कहाँ इतना ध्यान पढ़ाई पे देते हैं। ठीक है, नहीं तुरंत स्किप कर देते हैं। देखिएगा, एक टिबन वाला कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक, यानी कि सबसे सरल यौगिक जो है कौन सा है? वो हमारे पास मीथेन। क्या हमारे पास? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह होता है? तो कौन सा समूह होता है? फटाफट जवाब दीजिएगा। यानी कि ये होता है हमारे पास COOH। ठीक है ना। उसके बाद कहा उसने, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर दाब द्रव है? कमरे का जो तापक्रम होता है ना, पर द्रव है। तो ये 83 का क्या होगा हमारे पास? एथेनॉल। देखो बच्चे, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सिर्फ इसको रट के चले जाइएगा, मतलब कि 2 बार पढ़ के चले जाइएगा, आपके आराम से अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। उसने कहा नेक्स्ट 84 में, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो कौन सा होता है? नाइट्रोजन नहीं होता। ठीक है ना। एथनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है? क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है HOH। ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, 2 ये भी नहीं होते इसके। ठीक है बच्चों, ये भी इसके नहीं होते एथेनॉल के। ठीक है, अब नेक्स्ट 86 वो कहता है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें एथेनॉल बना है, यानी कि जिसके द्वारा एथेनॉल बना है, तो उसे हमारे हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है। तो उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? हम एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि आग जलाने के रूप में जो, या खाना बनाने के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, उस ईंधन का नाम बताना है। ये हमारे पास है 87वां क्वेश्चन। तो फटाफट बताइएगा कौन सा क्वेश्चन होगा? एथेनॉल होगा या प्रोपेन होगा? देखो, ये तो होगा नहीं, इनमें से ना एथेनॉल नहीं हो सकता। एथेनॉल एथेनॉल हो सकता है। ठीक है, प्रोपेन नहीं हो सकता। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, यानी कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मोस्ट। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी भी देखिएगा, मैं लिख देता हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि आधुनिक आधुनिक परमाणु द्रव्यमान संख्या पर होती है हमारी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है ना, तो परमाणु क्रमांक पर होती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को के शून्य समूह तत्व क्या होते हैं? तो शून्य समूह जो होते हैं हमारे पास, वे होते हैं हीलियम, यानी कि जो प्रथम स्थान पे। देखो बच्चों, मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छे आपके लिए बेनिफिट रहेगा इसका। ठीक है ना, सिर्फ इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आराम से, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसने कहा, देखो ये आवर्त सारणी का 90 का क्वेश्चन दिया, और वेरी मोस्ट यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। आवर्त सारणी में BSIG, ये गैसों के नाम, धातु के नाम लिखे हैं। तो उसने कहा कि आवर्त सारणी में क्या है? हमारे धातु है, अधातु है, गैस है, या उपधातु है? तो ये 90 का है। ठीक है ना, तो अब फटाफट बताइएगा इसका क्या है? ये हमारी सब कैसी हैं? उपधातु है। कैसी है? उपधातु है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर पर, यानी कि 92 वाला क्वेश्चन देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार कैसा होता है? घटता है। कैसा होता है? घटता है। वर्ग फर्स्ट, यानी कि वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? ये हमारा 93 का क्वेश्चन है। तो 93 यानी कि क्षार कहा जाता है। ठीक है, नहीं क्या कहा जाता? क्षार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह की संख्या कितनी होती है? बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये भी आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह की संख्या कितनी होती है? तो देखो, समूह की संख्या आपको बतानी है, तो समूह की संख्या कितनी होती है हमारे पास? 18 होती है। ठीक है, नहीं कितनी होती है? अक्रिय तत्व क्या कहलाते हैं? अक्रिय तत्व इनमें से कौन सा होता है? कार्बन है, 95 क्वेश्चन, 95। तो हीलियम जो होती है हमारे पास कैसी होती है?
अक्रिय होती है। हीलियम कैसी होती है? अक्रिय होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? यानी कि क्लोरीन जो होता है इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में जो संख्या कितनी होती है हमारे पास? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म को निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? किसके आवर्त फलन होते हैं? 97 का है हमारे पास। तो परमाणुओं की संख्या होगी। कौन सी? परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से। तो अब देखिएगा हम आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे इसका। आधुनिक आवर्त सारणी के 98 क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के कतारें निम्नलिखित क्या कहलाती है? जो कतार टाइप में जो कटी हुई होती हैं वे पंक्ति टाइप से, तो वो हमारी क्या कहलाती है? तो वे हमारी कहलाती हैं आवर्त। कतार से देखो, आधुनिक कतार कैसे कतार हो, कैसे कतारें और एक हो आवर्त। ठीक है, इन दोनों का नाम थोड़ा सा सेम है तो याद कर लेना। 99 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम क्षैतिज अभिक्रियाशील धातु है? तो बताइएगा फटाफट। 93 का क्या होगा? सी, यानी कि Fe। अब देखिएगा 100 सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 100 का क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन इज द बेस्ट, यानी कि ए, यानी कि 11 होती है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है, या प्रथम सदस्य होते हैं तो उसमें क्या होता है? देखिएगा हम 1 से 1 पे आ चुके हैं, तो क्या होता है हमारे पास? ए, क्या होता है हमारे पास? यानी कि वो होता है क्षार, क्षार होते हैं क्षार। देखो बच्चों, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए मैं देखिएगा 100 क्वेश्चन से हम ऊपर पहुँच चुके हैं, और 100 क्वेश्चन से हम ऊपर पहुँच चुके हैं, और ये हमारे लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आपको वीडियो लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक और सब में सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है नी, ताकि आपके भाई बंधु का भी भला हो सके। देखिएगा उसका 102 वाला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु बेटा बच्चों कौन है? सबसे जो भारी होती है तो बेटा वो होती है हमारी यूरेनियम। ठीक है ना, क्या होती है? यूरेनियम। ठीक है, यानी कि इसका बी आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट है पोटेशियम की परमाणु संख्या, यानी पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है? हमारे को बताओ फटाफट, कितनी होती है? 17, 18, 19 या 20? तो पोटेशियम की जो होती है तो वो होती है हमारे पास 19 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट गंधक का परमाणु संख्या कितना होती है? गंधक को आप जानते ही होंगे, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है नी, परमाणु क्रमांक उसका। हीलियम, नियॉन और आर्गन गैस कैसी गैस है? ये बताइएगा फटाफट। कैसी है? निष्क्रिय गैस है। कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस है। ठीक है नी, कि 1 घंटे के समथिंग की वीडियो बनेगी, तो आप लोग ना इसको देख लीजिए। तो आपको केमिस्ट्री में और बहुविकल्प देखने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट होते हैं, तो आप इनको कीजिएगा। 2-1 बार देख लीजिएगा वीडियो को, आराम से तैयार हो जाएंगे। आपको इसके अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि ये एक्चुअली मेरा थोड़ा फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट है, तो थोड़ी मुझसे गलती भी अभी हो रही है इसमें, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। बट आप अपनी तैयारी कीजिएगा अच्छे से, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं इसके लिए अब भौतिक की भी ऐसी लेके आऊँ, या बायो की भी, यानी कि जीव विज्ञान की भी। प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर कमेंट में नहीं होता तो बच्चों मैं आपके लाइक से ही समझ जाऊँगा कि आप मुझे लाइक कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। 101% आपसे वादा है कि जब तक आपका भौतिक ये पेपर नहीं होगा विज्ञान का, तब तक मैं आपको ऐसे ही भौतिक के, और आज रसायन के दे दिए, और जीव विज्ञान कर दूँगा। ठीक है, तो बच्चों क्लास अच्छे लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।